दोस्तों, मुझे अपने दिन के सिर्फ 12 मिनट उधार दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि यह छोटा सा निवेश आपको दुनिया के 97% लोगों से मीलों आगे ले जाएगा। आज मैं आपके सामने जापान की 7 ऐसी प्राचीन जीवन दर्शन या फिलॉसफीज रखने वाला हूं जो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। मैं हर बात को ठोस सबूतों और फैक्ट्स की कसौटी पर कसकर आपके सामने रखूंगा। हम समझेंगे कि आखिर जापानी लोग सफलता के शिखर पर कैसे पहुंचते हैं और आप उन रहस्यों को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। जापान एक ऐसा मुल्क है जहां हर साल धरती 1500 से ज्यादा बार डोलती है। यह वो देश है जिसने इतिहास में दो दो बार परमाणु हमलों की विभीषिका झेली है। कुदरती कहर हो या आर्थिक तबाही, जापान ने सब देखा है। लेकिन इन सब के बावजूद आज यह देश दुनिया की टॉप 5 महाशक्तियों में गिना जाता है और कामयाबी सिर्फ नोटों की गड्डी में नहीं है। अगर आप हेल्थ की बात करें तो जापान में आपको दुनिया के सबसे ज्यादा स्वस्थ और लंबी उम्र जीने वाले लोग मिलेंगे। वहां का अनुशासन और उनकी टेक्नोलॉजी दोनों ही बेमिसाल हैं। लेकिन यह सब मुमकिन कैसे हुआ? ऐसा नहीं है कि कुदरत ने उन्हें संसाधनों की कोई विशेष पोटली थमा दी थी, या वहां पैदा होने वाला हर बच्चा जीनियस है, या उनका सिस्टम कभी फेल नहीं होता। देखिए, अगर ये सारी चीजें हैं भी, तो यह सिर्फ ऊपरी चमक है। जापान की इस अद्भुत वापसी की असली वजह है उनका फौलादी माइंडसेट। क्योंकि इमारतें गिरें तो ईंटों से दोबारा बन सकती हैं, लेकिन अगर इंसान का हौसला टूट जाए तो कोई भी कामयाबी नहीं टिक सकती। और जापानियों ने यह लोहा जैसा माइंडसेट कैसे तैयार किया? अपनी उन प्राचीन फिलॉसफीज के दम पर, जिन्हें उन्होंने आधुनिकता की दौड़ में भुलाया नहीं। उन्होंने उन उसूलों को गले लगाया और आज भी उसी शिद्दत से निभाते हैं। ये वही सिद्धांत हैं जिनका इस्तेमाल पुराने जमाने में एक आम आदमी को समुराई या योद्धा बनाने के लिए किया जाता था। एक ऐसा योद्धा जो जान लेने की ताकत रखता हो और मकसद के लिए जान देने का जज्बा भी। मैं जो 7 सिद्धांत आपको बताने जा रहा हूं, आप उन्हें जिंदगी जीने का एक ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो आपको आपके आरामदायक बिस्तर से खींचकर अनुशासन के मैदान में ला खड़े ढेचा करेगा। आप कंफ्यूजन के कोहरे से निकलकर क्लैरिटी की धूप में आएंगे। अगर आप इन 7 फिलॉसफी को समझकर अपनी जिंदगी में थोड़ा भी शामिल कर लें, तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। इन्हें समझाने के लिए मैं आपको कुछ रियल लाइफ स्टोरीज सुनाऊंगा और साथ ही एक ऐसा प्रैक्टिकल टास्क भी दूंगा जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। यह आपके लॉजिकल दिमाग और इमोशनल दिल दोनों को संतुष्ट करेगा। तो चलिए पहली जापानी फिलॉसफी से शुरुआत करते हैं, जो बाकी 6 की नींव है। इसे कहते हैं शुग्यो, शुग्यो, जिसका अर्थ है कठोर साधना या रिचुअल सफरिंग। आपने अक्सर देखा होगा कि कैसे कुछ भिक्षु या मोंक्स जानबूझकर खुद को शारीरिक चुनौतियों में डालते हैं, जैसे बर्फीले झरने के नीचे घंटों ध्यान में बैठना या अपनी मुट्ठियों को पेड्डे के तने पर मार मार कर पत्थर जैसा बना लेना। कड़ाके की ठंड में जब हमारा खून जमने लगता है, वे शांत भाव से झरने के नीचे बैठे रहते हैं। शरीर कांपता है, लेकिन उनका मन अडिग रहता है। अब सवाल यह है कि वो खुद को यह कष्ट क्यों देते हैं? दोस्तों, यह कष्ट नहीं है, यह शुग्यो है। एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपको पहले अंदर से तोड़ ढाती है, ताकि आप पहले से ज्यादा मजबूत होकर जुड़ सकें। आज की मॉडर्न दुनिया में 99% लोग तकलीफ से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। थोड़ी सी गर्मी लगी तो ऐसी चाहिए, थोड़ी बोरियत हुई तो मोबाइल चाहिए, भूख लगी तो तुरंत खाना चाहिए। लेकिन जापानी दर्शन यह मानता है कि कंफर्ट या सुविधा इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। इसीलिए उन्होंने जिंदगी को एक डोजो, ट्रेनिंग स्कूल माना और दर्द को एक अभ्यास की तरह देखा। उनके लिए रुकावटें रास्ता रोकती नहीं, बल्कि खुद रास्ता बनती हैं। हागाकुरे, हागाकुरे जो समुराई की किताब है, उसमें लिखा है, समुराई का रास्ता मौत में मिलता है। इसका मतलब खुद को खत्म करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के उस आलसी इंसान को मारना है जिसे आराम पसंद है। और इस आराम को मारने का हथियार है डिसिप्लिन। महान योद्धा मियामोटो मुसाशी ने 60 से ज्यादा जानलेवा लड़ाइयां जीती, लेकिन वो सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे, वो कैलीग्राफी, सुलेख भी करते थे। क्यों?
क्योंकि ब्रश का एक परफेक्ट स्ट्रोक लगाने के लिए भी उसी एकाग्रता और अनुशासन की जरूरत होती है जो युद्ध में चाहिए। ये उबाऊ है, थकाऊ है, लेकिन यही योद्धा का मार्ग है। इसीलिए आपको भी अपनी लाइफ में शुग्यों को जगह देनी होगी। जानबूझकर मुश्किल रास्तों को चुनें। भागेंगे नहीं, भिद्दह जाएं। ठंडे पानी से नहाने की आदत डालें। कभी कभी बिना सुविधाओं के रहने की कोशिश करें। दिन में कुछ वक्त बिना फोन के बिताएं। और सबसे बड़ी बात, एक्सरसाइज शुरू करें। एक डेटा के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 23% लोग ही रेगुलर वर्कआउट करते हैं। अगर आप जिम में पसीना बहाकर खुद को तोड़ देने वाली यह आदत डाल लें, जो आज के जमाने का शुग्यो है, तो आप बैठे बिठाए 77% लोगों से आगे हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, बिना दिशा के अनुशासन सिर्फ बेमतलब की सजा है। दर्द सहने के पीछे एक मकसद होना चाहिए, और वो मकसद हमें मिलता है दूसरे सिद्धांत से, जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई यानी आपके जीने की वजह। अगर शुग्यो एक इंजन है, तो इकिगाई उसका स्टीयरिंग व्हील है। इकिगाई वो वजह है जो आपको सुबह अलार्म बजने से पहले ही उठा देती है। यह आपको एक पर्पस देता है, जिससे आपकी रोजमर्रा की मेहनत एक पूजा बन जाती है और आपका दर्द तरक्की में बदल जाता है। जापान में एक लीजेंडरी डॉक्टर हुए, डॉ शिगेयाकी हिनोहारा। उन्हें दुनिया में सबसे लंबे समय तक प्रैक्टिस करने वाले फिजिशियन माना जाता है। 100 साल की उम्र पार करने के बाद भी वो मरीजों को देखते थे, लेक्चर देते थे और काम करते थे। लोग हैरान होकर पूछते, डॉक्टर साहब, आप इस उम्र में भी आराम क्यों नहीं करते? वो मुस्कुराते और कहते, क्योंकि मुझे अभी भी इस दुनिया को बहुत कुछ लौटाना है। दूसरों की सेवा करना ही उनका इकिगाई था, जो उन्हें थकने नहीं देता था। साइंस भी यह मानती है कि जापान की हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी के पीछे इकिगाई का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए आप भी अपना एक लक्ष्य, अपनी एक वजह ढूंढें। 92% लोग साल की शुरुआत में गोल्स बनाते हैं और कुछ हफ्तों में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई तगड़ा इकिगाई नहीं होता। आज के डिस्ट्रैक्शन भरे दौर में, जहां हर कोई आपका ध्यान खींचना चाहता है, बिना इकिगाई के आप भटक जाएंगे। लेकिन सिर्फ वजह होना काफी नहीं है, उस वजह को हकीकत बनाने का तरीका भी आना चाहिए। इसलिए तीसरा सिद्धांत बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं कोदावारी। कोडावारी आसान भाषा में कहें तो काम में परफेक्शन और एक्सीलेंस का पागलपन। इकिगाई अगर क्यों है, तो कोदावारी कैसे है। जापानी कल्चर में काम छोटा या बड्डवा नहीं होता, काम करने का तरीका मायने रखता है। आपने देखा होगा कि जापानी लोग अपनी चप्पलें भी एक सीध में उतारते हैं। वो गिफ्ट पैक करते समय टेप भी ऐसे लगाते हैं जैसे कोई सर्जरी कर रहे हों। जहां बाकी दुनिया काम निपटाने में लगी है, जापानी लोग उसे तराशने में लगे हैं। इसका बेस्ट उदाहरण है जीरो ओनो, जो दुनिया के सबसे मशहूर सुशी शेफ हैं। 90 की उम्र पार कर चुके हैं, फिर भी रोज वही काम करते हैं, सुशी बनाना। लेकिन वो इसे कोदावारी के जज्बे से करते हैं। चावल का एक एक दाना, मछली की कटिंग, तापमान, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। इसी शिद्दत ने उन्हें 3 मिशेलिन स्टार्स दिलाए। यहां तक कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा था कि यह उनके जीवन की सबसे बेहतरीन सुशी थी। आप इसे कैसे अपनाएं? देखिए, आज के दौर में सिर्फ 14% लोग ही नए टूल्स और एआई जैसी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बाकी 86% से आगे निकलना चाहते हैं, तो अपने काम में, अपने टूल्स में महारत हासिल करें, या फिर जो भी काम हाथ में लें, उसे कोदावारी के साथ करें, यानी अपना 100% झोंक दें। लेकिन यहां एक पेंच है। कभी कभी आप अपना सब कुछ दे देते हैं, फिर भी रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आता, और यही वो पल है जहां इंसान टूट जाता है, क्योंकि वो उन चीजों से लड़ने लगता है जो उसके बस में नहीं है। इसे संभालने के लिए आता है चौथा सिद्धांत। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत मेहनत की, लेकिन परिणाम जीरो मिला? या कोई ऐसी मुसीबत आ गई जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी? ऐसे हालात के लिए जापानी कहते हैं शिकाता गा नाई। शिकाता गा नाई यानी इसे बदला नहीं जा सकता, इसे स्वीकार करो। 2011 की जापान सुनामी की वो तस्वीरें याद कीजिए। पूरा का पूरा शहर पानी में बह गया था। लोगों के घर, गाड़ियां, परिवार, सब खत्म। लेकिन उस तबाही के बीच भी
जापानी लोग सड़क पर लेटकर रो नहीं रहे थे, न ही किसी को कोस रहे थे। वो शांति से मलबा हटा रहे थे, चीजों को ठीक कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरा ठहराव था। शिकाता गानाई, इसका मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जैसे जॉब जाना या ट्रैफिक में फंसना, हम गुस्सा करते हैं, बहस करते हैं, अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। यह फिलॉसफी सिखाती है कि जो आपके हाथ में नहीं है, उस पर माथापच्ची मत करो। अपनी ऊर्जा बचाओ और उसे वहां लगाओ जहां तुम सच में बदलाव ला सकते हो। ऐसा करने से आपका दिमाग शांत रहेगा और आप दूसरों से ज्यादा तेजी से रिकवर कर पाएंगे। आप इसे कैसे अप्लाई करें? बेकार की खबरें और नेगेटिविटी देखना बंद करें जिस पर आपका जोर नहीं है। फोकस सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर रखें। और हां, जब आप हकीकत को स्वीकार करते हैं तो आपको जिंदगी में कुछ दरारें और कमियां नजर आती हैं। यहीं पर हमें पांचवें सिद्धांत की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं वाबी साबी। वाबी साबी जापान में किंटसुगी किंत्सुगी नाम की एक बहुत खूबसूरत कला है। इसमें अगर कोई कीमती बर्तन टूट जाए तो उसे डस्टबिन में नहीं डालते, उसे सोने, गोल्ड या चांदी से जोड़ ढाते हैं। वो टूटी हुई दरारों को छुपाते नहीं बल्कि उन्हें चमकाते हैं। यह बताता है कि टूटी हुई चीजें भी सुंदर और कीमती हो सकती हैं। परफेक्शन एक भ्रम है। असल जिंदगी में जो थोड़ा अपूर्ण, इम्परफेक्ट है, वही असली है। हम अक्सर परफेक्शन के जाल में फंस जाते हैं। वीडियो बनाना है तो कैमरा बेस्ट चाहिए, पढ़ाई करनी है तो माहौल बेस्ट चाहिए, और इस बेस्ट के चक्कर में हम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। रिसर्च कहती है कि 80 से 90% लोग काम शुरू करने से पहले ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो तैयार नहीं है। याद रखिए, एक्सीलेंस का पीछा करना अच्छी बात है, लेकिन परफेक्शन के नाम पर रुक जाना बेवकूफी है। अपनी कमियों को अपनाएं और आगे बढ़ें। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे, आप अगले सिद्धांत के लिए तैयार हो जाएंगे। छठा सिद्धांत है काइजन। काइजन इसका मतलब है लगातार और निरंतर सुधार। बढ़े धमाके करने की जरूरत नहीं है। बस किसी काम को शुरू करो और हर रोज उसमें 1% सुधार लाओ। 1950 के दशक में टोयोटा की फैक्ट्री में एक वर्कर ने देखा कि कार का दरवाजा लगाने में 4 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। उसने इस छोटी सी बात पर गौर किया और उसे सुधारा। सुनने में यह मामूली लगता है, लेकिन जब लाखों गाड़ियां बनी तो उन 4 सेकंड्स ने कंपनी के हजारों घंटे और लाखों डॉलर्स बचा लिए। इसे ही काइजन कहते हैं। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? सबसे आसान तरीका है किताबें पढ़ना। कॉलेज का खत्म होने के बाद 70% लोग सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप द बुक मेंटोर के साथ जुड़ें या खुद से रोज सिर्फ 2 पेज भी पढ़ें, तो यह छोटा सा सुधार कंपाउंड होकर आपको एक अलग इंसान बना देगा। अब तक मैंने आपको 6 सिद्धांत बताए हैं, लेकिन 7वां सिद्धांत सबसे अहम है। अगर आपने इसे नहीं समझा तो बाकी सब बेकार हो सकता है। 7वां सिद्धांत है दानशारी। दानशारी इसे एक जापानी लेखिका हिदेको यामाशिता ने मशहूर किया। एक बार वो एक महिला की मदद कर रही थी जो डिप्रेशन और कंफ्यूजन में थी। उस महिला के छोटे से घर में 3000 से ज्यादा किताबें ठूंसी हुई थीं। हिदेको ने उससे एक सवाल पूछा, जब तुम अपने घर में आती हो तो तुम्हें ऊर्जा मिलती है या थकान? महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे घुटन होती है। हिदेको ने उसे सलाह दी, सिर्फ वो चीजें रखो जो तुम्हारे दिल को छूती हैं, बाकी सब हटा दो। जैसे जैसे उसने फालतू किताबें और सामान हटाया, उसके दिमाग का कोहरा भी छंटने लगा। उसने अपनी नापसंद नौकरी छोड़ दी और अपने पैशन को फॉलो किया। उसने बाद में कहा, मैंने सिर्फ कमरा साफ नहीं किया, मैंने अपनी आत्मा को साफ किया है। दानशरी का मतलब है अपनी असली पहचान पाने के लिए फालतू बोझ को त्याग देना। फूमियो सासाकी कहते हैं, जितना कम सामान होगा जिंदगी उतनी ही साफ दिखाई देगी। दोस्तों, मैंने आपको 7 पावरफुल सिद्धांत बताए हैं, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा कि आप सातों को एक साथ अपनी जिंदगी में ठूंस लें। द बुक मेंटोर हमेशा आपको एक ही सलाह देता है, गहराई में जाओ, चौड़ाई में नहीं। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको एक 60 डे चैलेंज दिया था, आज फिर वही कर रहा हूं।
इन 7 फिलॉसफी में से कोई भी एक चुनें, सिर्फ एक, और अगले 7 दिनों तक पूरी ईमानदारी से सिर्फ उसी एक का पालन करें। ऐसा करने से आप अनजाने में ही काइजन, दानश्री और डिसिप्लिन सबको अपना रहे होंगे। अगर आपने पिछला चैलेंज पूरा किया है तो कमेंट में जरूर बताएं, और आज से आप कौन सा नया नियम अगले 7 दिनों के लिए चुन रहे हैं वो भी लिखें। मैं चाहता हूं कि आप यहां सिर्फ वीडियो देखने ना आए, बल्कि एक विजेता बनकर निकलें। तो अभी कमेंट करें और अपनी जर्नी शुरू करें। रोज आकर अपनी प्रोग्रेस अपडेट करें। डे 1, डे 2, डे 3। इससे आपकी निरंतरता बनी रहेगी। अगर आप इसे और डिटेल में समझना चाहते हैं तो चैलेंजेस वाली प्लेलिस्ट जरूर देखें। इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए द बुक मेंटोर को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, जिंदगी बदलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।